नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बाजार आज और कल। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन तो हम आपके सामने रखते ही हैं, साथ ही कल के लिए आपकी क्या रणनीति हो और शेयरों में शानदार कमाई के मौके आखिर कहां बनेंगे ये भी आपको हम बताते हैं। आप हमें शेयरों से जुड़े जो सवाल हैं, आपकी शंकाएं हैं, वो पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर फ्लैश हो रहा है 9582222266। जी हाँ, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपनी क्वेरीज भेजिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आप जी बिजनेस के फेसबुक और ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कीजिए और यहां पर आप जाकर हैशटैग बाजार आज और कल लिखने के बाद अपना सवाल, अपनी क्वेरी भेजिए। हम इस शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने को मौजूद हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी साहब भी जुड़े हुए हैं और इनके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता भी हैं, जो बताएंगे कल के बाजार में अहम ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ आपका। कुशल, आपके पास भी हम रुक करेंगे ट्रिगर्स के लिए, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज दरअसल बाजार में कैसी रही हलचल। तो बाजार पर निगाह डालते हैं। बाजार पर जरा नंबर्स देखिए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में बिकवाली हावी होती नजर आई। सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ने से बाजार के निचले स्तर पे ये बंद हुए। सेंसेक्स 509 अंक टूटा, 53,886 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 158 अंक गिरकर 16,000 के पार बंद हुआ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर 337 अंकों की गिरावट नजर आई, 35,100 लेवल पर बंद हुआ। और चलिए अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि आज बाजार में आखिर दबाव कहां से बना। ओवर टू यू अनिल जी। भारतीय बाजारों में आज देखिए अच्छी खासी कमजोरी। इस कमजोरी की एक नहीं कई सारी वजह थी। पहले तो ये कि अमेरिकी बाजारों में कल कमजोर कारोबार रहा, जैसा कि उम्मीद थी भी। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स सुबह से दबाव में थे, तो ग्लोबल मार्केट से ये दो संकेत कमजोर। लेकिन सिर्फ ये दो ही नहीं, डॉलर इंडेक्स 108.50 के आसपास यानी कि 20 सालों के ऊपरी स्तरों पर, रुपया और कमजोर होता हुआ नया लाइफ टाइम लो पर, ये दो और संकेत। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 3% के आसपास, वो भी बढ़ी हुई। तो ये सारे संकेत ग्लोबल मार्केट से जो हम ले रहे थे वो कमजोरी के थे। बाकी एशियाई और यूरोप के बाजारों में भी सुस्ती भरा, कमजोरी भरा कारोबार। तो इन सब संकेतों के बीच में कमजोर खुलना निश्चित था, लेकिन भारतीय बाजार उतने कमजोर खुले नहीं। कल दिन के हाई पॉइंट पर बंद होने के बाद भी आज भी बाजार मिले जुले हल्की कमजोरी के साथ खुले और उसके बाद पूरा दिन भर बड़ी छोटी सी रेंज में बिताया। 16,100 के नीचे जाने को तैयार नहीं थे और निफ्टी पर भी हमने 35,200 35,250 के लेवल को लगभग पूरे दिन भर होल्ड किया। आखिरी एक घंटा पड़ा भारी, जहाँ डाउ फ्यूचर्स थोड़े थोड़े और फिसलते हुए 250-250 पॉइंट कमज़ोर हो गए। बस यहाँ से ट्रिगर आता दिखा और फिर लोगों को लगा कि इतने सब खराब संकेतों के बीच में भले ही स्क्रीन मजबूत दिख रही हो, निचले स्तरों से खरीदारी आती दिख रही हो, लेकिन शायद टिकना होगा मुश्किल। और उसके बाद बिकवाली का दबाव हुआ। न हमने 16,100 तोड़ा बल्कि 16,050 के बेहद करीब दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते दिखे आज निफ्टी पर 150 अंकों के नुकसान के साथ। और बैंक निफ्टी पर भी जहाँ एक और हम 35,400 के आसपास पहुँचे, उसके बाद बंद होते होते 35,125 के आसपास आकर बंद होते नजर आए। 35,000 के आसपास पहुँचने की कोशिश भी होती दिखी, यानी कि अच्छे खासे नुकसान के साथ दोनों ही इंडेक्स पर बंद हुए हैं। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में सुबह और पहले हाफ में तो अच्छी खासी खरीदारी का माहौल था, लेकिन आखिर में जब दिग्गजों में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बिकवाली का माहौल देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं आज की कमजोरी के पीछे एकमात्र रीजन ग्लोबल संकेत, जहां पे हर तरफ से खराब संकेत आते दिखे और भारतीय बाजारों में भी आखिर में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। तो आखिर में प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से एक असर भारतीय मार्केट पर नजर आया, लेकिन उतना ज़्यादा जो है दबाव खासतौर पर नहीं नजर आ रहा था हाल फिलहाल। और अब चलिए हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी साहब। सिद्धार्थ जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपसे हम जानेंगे कि कल पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस शेयर में एक्शन दिखेगा और बाकी क्वेरीज भी आपसे लेंगे। लेकिन ज़रा आज के बाजार पर अगर निगाह डालें तो क्या होगा, आपका ओवरव्यू, किस तरह से रहा है बाजार और भारतीय बाजार किस ओर जा रहे हैं?
गुड इवनिंग। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट बहुत वोलेटाइल है। आपने देखा कि सुबह के टाइम में कुछ हद तक स्टेबल था, बट मार्केट में लास्ट में करेक्शन या एक गिरावट आई, सेलिंग आई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज है, सीपीआई जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आईआईपी के नंबर्स अच्छे आए। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी है ये महीने में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नतीजों का मौसम चालू हुआ है, तो इसमें उठापटक का मौसम जरूर रहेगा बाजार में। तो मेरा मानना है कि थोड़ा कॉशन रखे बाजार में। एक बाउंस बैक जो हमने देखा है बाजार में, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म ड्रिवन हो, तो थोड़ा सा कॉशन रखे। सही स्टॉक पे अगर आपको लंबे समय के लिए लेके रखना है तो उस पे टुकड़ों में खरीदारी करें। यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है अभी के टाइम में। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, जरा बता दें फटाफट से कि आखिर आपकी पोजिशनल पिक कौन सी है? देखिए, पोजिशनल पिक में मैं एक फार्मा कंपनी लाया हूं और वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन थर्ड लार्जेस्ट जेनरिक प्लेयर है फार्मा इंडस्ट्री का, और बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स में काफी अग्रेसिवली काम कर रहा है। ल्यूपिन मेरा एक पोजिशनल 2-1 महीने के पर्सपेक्टिव से पिक रहेगा, जिसका अभी दाम है 630 रुपए का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 550 का, और टारगेट आपको रखना है 700 का। ल्यूपिन पे खरीदारी की राय। ल्यूपिन पे खरीदारी की राय, और 700 से 750 का टारगेट, 1 से 2 मंथ का ये पोजिशनल टारगेट दिया है सिद्धार्थ जी ने। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें सर, तो वो कौन सा होगा आपका? लॉन्ग टर्म में माय फेवरेट दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट की सबसे पहली बात कहूंगा कि जो प्लांट में आग लगी थी, वडोदरा के प्लांट में जो आग लगी थी, वो पार्शियली अब ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट पार्शियली ही अप्रूवल देती है। तो ये एक पॉजिटिव खबर। साथ ही साथ बिजनेस काफी दमदार। फिनोलिक्स बिजनेस में, फिनॉल और एसीटोन में, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो केमिकल बनाती है जो 90% इंडिया में इंपोर्ट होते थे। सो जितने सेक्टर्स इसको अब्सॉर्ब करते थे, वो इंपोर्ट करते थे, अब भारत में बनने लगे हैं, और उसके कारण है दीपक नाइट्राइट। तो ये फिनोलेक्स के बिजनेस में और भी एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। करीबन 1800 करोड़ का तीन साल में केपेक्स है। हाई वैल्यू और हाई बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स में दीपक नाइट्राइट काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि लंबे समय के लिए जो बहुत ही बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है दीपक नाइट्राइट, जो हमने कभी करीबन 200-250 रुपए से रेकमेंड करते आ रहे हैं, आज दाम देखिए, तो यहां से भी खरीदारी की राय है। 2758 2758 के टारगेट के लिए 1 साल का पर्सपेक्टिव दीपक नाइट्राइट। तो 2758 का टारगेट, 1 साल का पर्सपेक्टिव रखिए। और ये थी लॉन्ग टर्म पिक सिद्धार्थ जी की, दीपक नाइट्राइट। जी हाँ, और चलिए सर, सवालों का सिलसिला फटाफट शुरू करते हैं। HCL टेक की अब बात हम करेंगे, और उसके बाद हम तमाम क्वेरीज जो हैं वो लेंगे। इसके नतीजे जो सामने आए हैं, उसमें कंपनी का मुनाफा 3600 करोड़ रुपए से घटकर 3280 करोड़ रुपए रहा है। तो जो टेक कंपनियों पर एक प्रेशर नजर आ रहा है, वो एक बार फिर यहां भी दिखा है। मार्जिन भी 18% से घटकर 17% पर आ गया है। हालांकि बिक्री पे अगर हम निगाह डालें तो ये 22,597 करोड़ से 2.25% बढ़कर 23,460 करोड़ रुपए हो गई है। और इन नतीजों पर कल बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, एक निवेशक के लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, ये रिजल्ट्स काफी एक्सपेक्टेड लाइंस में है, क्योंकि मार्जिन मिस हुआ। आज सुबह के शो में भी मैं जब था तब मैंने कहा था कि मार्जिन मिस हो सकते हैं, और ये मार्जिन मिस हुए हैं। बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले मुझे लगता है कि तो भी बेहतर रिजल्ट है टीसीएस के मुकाबले। तो HCL टेक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। अगर कहीं पे भी मार्केट की निराशा के ऊपर अगर स्टॉक में गिरावट आती है, तो ये एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है जिसको आप जरूर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। चाहे आप HCL टेक की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, तीनों ही फ्रंट लाइन के जो आईटी कंपनियां हैं, बहुत बेहतरीन कंपनियां लीजिएगा। तो बिल्कुल जो है वो टेक कंपनियों पे थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी फेवरेट जिस तरह से सिद्धार्थ जी ने बोला। सर, अब लगातार जो क्वेरीज हैं वो ले लेते हैं। इस शो में हम दर्शकों के सवाल भी ले रहे हैं, हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। तो दर्शकों के सवाल के जरिए सबसे पहला जो क्वेरी है वो है मोहन गौतम की, हैदराबाद से। इन्होंने ITI लिमिटेड के 500 शेयर लिए हैं 100 रुपए के भाव पर, और देखें तो शेयर 5 महीने का ऊपरी स्तर छुआ है इसने, और टेलीकॉम उपकरण शेयरों में जोरदार तेजी भी नजर आ रही है। तो क्या सलाह होगी इनको? बने रहने की सलाह, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से चाइनीज प्रोडक्ट का
बैन रहेगा और यहाँ पे ही घरेलू उत्पादन होंगे। आईटीआई डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, इसके मुकाबले तेजस नेटवर्क भी काफी अच्छा है, तो ये पूरा स्पेस बजिंग रहेगा, तो बने रहने की सलाह। उत्तम जी, आपको बने रहने की सलाह। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। प्रवीण मौर्य हैं अंबेडकर नगर से और इन्होंने आईआरसीटीसी के 40 शेयर लिए हैं 815 रुपए के भाव पर। तो प्रवीण जी को क्या सलाह होगी सिद्धार्थ जी? देखिए, मैं मानता हूँ कि लंबे समय के लिए आपको रखना है तो आप इसमें से बुक करके निकल जाए और बेहतरीन विकल्प ढूंढे। यही स्पेस में राइट्स काफी अच्छा विकल्प है, जो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी है, उस पर भी दे सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा भाव अगर ऊपर आता है तब आपको इससे एग्जिट लेना चाहिए और दूसरी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि राइट्स हो गया। दीपक नाइट्राइट एक बहुत अच्छा लंबे समय के लिए स्टॉक बन सकता है, जिसके ऊपर आप स्विच कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत भाव ऊपर आए तो इस समय से बुक करके आप निकल सकते हैं और दूसरी कंपनियों में फोकस, जैसे कि राइट्स और इसके साथ ही दीपक नाइट्राइट का जिक्र किया, सलाह दी संजीव साफ तौर पर। और संजीव कुमार हैं सर कानपुर से और इन्होंने केआरबीएल के 230 शेयर लिए हुए हैं 200 रुपए के भाव पे और हमने देखा कि एक महीने में शेयर 15% उछला है। तो क्या सलाह होगी? मैं मानूंगा कि मुनाफा बुक करें। हो सकता है कि आप टेक्निकल सेटअप देख ले या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दे और मुनाफा देखते जाए, बट ये स्टॉक को आपको मुनाफा बुक करके चलना चाहिए कहीं ना कहीं। और लंबे समय के लिए अगर देखना हो तो दीपक नाइट्राइट, पोजिशनल ल्यूपिन, अगर और पोजिशनल स्टॉक कोई देखने हो तो ऑटोमोबाइल स्पेस से एमएनएम भी काफी एक बेहतरीन विकल्प दिखता है, तो इन सब स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। तो बिल्कुल, तो एक बेहतर सुझाव देते हुए कि जिस तरह से एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है इस शेयर में, उसमें ज़्यादा बेहतर है कि मुनाफा बुक करके दूसरे शेयर्स पर फोकस करें। ल्यूपिन हो गया और इसके साथ ही एमएनएम और बाकी अहम शेयर्स का जिक्र किया सिद्धार्थ जी ने। अनूप जैन है हमारे अगले कॉलर, जो शुजलपुर से हैं। बीएचईएल के 10,000 शेयर इन्होंने लिए हैं और 60 रुपए के भाव पे। क्या सलाह होगी सर? देखिए, मैं मानता हूं कि बीएचईएल कैपिटल गुड्स की कंपनी है, बिल्कुल आप नुकसान भी थोड़ा सा हो रहा है, बट इससे बेहतर विकल्प अगर देखा जाए तो एलएनटी होगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कुछ पोजीशन को अगर निकाल के अगर एलएनटी या सीमेंस में शिफ्ट कर दे तो आपको, आपके लिए एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी रहेगी कैपिटल गुड्स की, रादर देन एक ही स्टॉक पे फोकस करना। तो एलएनटी एक है विकल्प और फॉलोड बाय सीमेंस। बिल्कुल, तो एक सलाह ये कि आप इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो बाकी कंपनियों में निवेश करें और एलएनटी का सुझाव दिया है आपको और इसके साथ ही सीमेंस का भी सुझाव इसमें शामिल है। बढ़ते हैं आगे और कौशल किशोर हैं पटना से। फेसबुक के जरिए सर इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने डिक्सन टेट के 50 शेयर लिए हुए हैं 3500 के भाव पे और प्रॉफिट में चल रहे हैं। क्या सलाह होगी इन्हें? बहुत अच्छा काम किया है आपने डिक्सन 3500 के भाव पे लेके, और मैं यही सलाह दूंगा, आपको बने रहना चाहिए। आज भी सुबह मैंने जब डिक्सन पे लॉन्ग टर्म निवेश की राय दी थी 6000 रुपए के करीब के टारगेट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर का दिग्गज, एलईडी बल्ब्स में जो जीएसटी लगा है इसको भी पास ऑन कर देगी, जो जीएसटी की दर बढ़ी है। प्लस सेट टॉप बॉक्स बनाने वाली कंपनी और मोबाइल फोन्स के जो उत्पादन करेगी बैक एंड में, वो है डिक्सन टेक। सो आत्मनिर्भर भारत की स्टोरी, बैक एंड मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, बेहतरीन कंपनी बने रही है। तो बेहतरीन कंपनी डिक्सन और इसमें बने रहना ज़्यादा फायदेमंद है। नवीन है हमारे अगले कॉलर और मैसूर कैनरा बैंक मैसूर से हैं और कैनरा बैंक के इन्होंने 2000 शेयर लिए हैं सर 208 रुपए के भाव पे। क्या होगी इनको सलाह? देखिए, बने रहिए, एक आध क्वार्टर देख लीजिए, क्योंकि पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये कुछ एक टॉप रेटेड बैंक्स है पीएसयू स्पेस में, तो मैं कहूंगा कि बने रहिए। मेरा दिल तो ज्यादातर प्राइवेट स्पेस के साथ है और वो है आईसीआईसीआई बैंक। बिल्कुल बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह इस वक्त आपको इस शेयर में। और अगर हम प्राइवेट बैंकों की ओर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। रुपेश गर्ग हैं मुंबई से सर। एलएनटी फाइनेंस के 1000 शेयर लिए इन्होंने 96 रुपए के भाव पे। तो क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ ये स्टॉक का, और मेरा तो यही मानना है कि इससे निकल जाए। और एनबीएफसी स्पेस में अगर आपको कुछ
और विकल्प ढूंढने हो, बेहतर ऑप्शन ढूंढने हो, तो एचडीएफसी लिमिटेड है। आपको पता है कि विलय हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, तो एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बनेगा ये। और एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी स्पेस है आज, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन है। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में काफी एक डिमांड है। जो रियल इन्वेस्ट रहने वाले लोग हैं, इनकी भी हाउसिंग प्रॉपर्टी में बहुत डिमांड है। आप देख रहे हैं रिवाइवल है, तो एचडीएफसी लिमिटेड एक बेहतर विकल्प है ये एनबीएफसी स्पेस में। ठीक है, तो एनबीएफसीज की ओर ध्यान दें, ये आपको सलाह, और एचडीएफसी लिमिटेड एक बेहतर विकल्प। तपन दास कोलकाता से, और इन्होंने 25 शेयर लिए हैं माइंड ट्री के 2700 के भाव पे। और देखें तो कंपनी कल जून तिमाही के नतीजे भी जारी करेगी, तो नजरें वहां भी बनी रहेंगी। क्या सलाह होगी सर? देखिए, अच्छी कंपनी है माइंड ट्री, डेफिनेटली इन द मिड कैप आईटी स्पेस, और विलय भी हुआ है एलटीआई के साथ, एल&टी इन्फोटेक के साथ। तो माइंड ट्री अच्छी कंपनी, और अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ये सब बिजनेस में माइंड ट्री, टाटा एलेक्सी, ये सारी कंपनियां अव्वल नंबर की है। तो बहुत अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी। हालांकि ये गिरावट पूरे स्पेस में है, तो माइंड ट्री में भी एक गिरावट देखने मिली है, बट अच्छी कंपनी है। और एलटीआई के विलय के बाद तो और भी अच्छी। बिल्कुल, तो अच्छी कंपनी बने रहिए, ये सलाह सिद्धार्थ जी की ओर से आती हुई। सिद्धार्थ जी, अगला सवाल प्रशांत का है, कोलकाता से हैं। एचसीएल टेक के 50 शेयर उन्होंने लिए हैं 1000 के भाव पे। नतीजों से पहले 14 महीने के निचले स्तर पर भी ये लुढ़का शेयर। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक तरह से टेक सेक्टर जो है वहां पर आईटी और टेक में बड़ा एक तरह का प्रेशर नजर आ रहा है, तो क्या सलाह होगी इन्हें? देखिए, मैं मानता हूं कि रिजल्ट्स मिले जुले हैं। मैं बहुत नेगेटिव नहीं रेट करूंगा, बट मिले जुले हैं। रेवेन्यू में स्ट्रेंथ है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आप बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे स्पेस में एक उछाल जरूर आएगा, और तब आप देखिएगा क्या करना है। बट अच्छी कंपनी, बिजनेस अच्छा है। एक आध क्वार्टर का और प्रेशर रह सकता है, क्योंकि मार्जिन में मिस, क्योंकि वेज कॉस्ट अभी भी हाई है। बट एक आध क्वार्टर के प्रेशर के बाद ये स्टॉक में अच्छा मूवमेंट रहेगा। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह, और एक आध क्वार्टर के बाद इसमें मोमेंटम नजर आ सकता है। सुमित वर्मा है दिल्ली से, उन्होंने आरबीएल बैंक के 250 शेयर लिए हैं 125 के भाव पे। सर, क्या सलाह होगी? स्विच कर ले, निकल जाए। और आपको नुकसान जरूर हो रहा है, नुकसान की भरपाई भी करनी बहुत जरूरी है। तो नुकसान की भरपाई दो तरीकों से हो सकती है। एक, आप आईसीआईसीआई बैंक खरीद ले आधे अमाउंट का, और आधे अमाउंट का आप एक काम करें, छोटी कंपनी है सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक को भी खरीद ले 180 के टारगेट के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक और सिटी यूनियन बैंक दोनों ही बेहतरीन विकल्प है, आरबीएल से निकल जाए। और कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, बताएं कल के ट्रिगर्स के बारे में। जी, तो नतीजों और ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से अगर आप देखें तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, जिसमें सबसे पहले आप देखिए एफ&ओ स्पेस से माइंड ट्री अपने पोस्ट मार्केट नंबर्स डिक्लेयर करेगा, और कैश सेगमेंट से टाटा मेटालिक्स यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। इनफैक्ट रुचि सोया, इसका नाम बदला जाएगा और इसका नाम बदलकर पतंजलि फूड्स हो जाएगा कल से, और जो नया सिंबल है वो पतंजलि के नाम से कहलाया जाएगा। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक पर भी फोकस रखिए, अंतरिम डिविडेंड को लेकर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है, और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे श्री सीमेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज और साथ ही वेंट इंडिया के शेयर्स। इनफैक्ट ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो यूएसए, इसका जो सीपीआई डेटा है जून महीने का वो आता हुआ नजर आएगा, और साथ साथ यूके का जो जीडीपी डेटा है यहां पर भी आपको फोकस रखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुशल। और अब देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। हमारे बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 225 पॉइंट नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स लगभग 85 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक कमजोरी वाला सेशन होगा, ये बात लगभग तय है। अब क्या इंपॉर्टेंट है कल के लिए? पहले तो अमेरिका का एक्शन देखेंगे और साथ ही कल सुबह डाउ फ्यूचर्स भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहले 15,975 16,000 के आसपास का लेवल, इसके नीचे अब ट्रेड करेंगे तो ही फ्रेश कमजोरी होगी, तब 15,800 850 तक का रास्ता निफ्टी के लिए नीचे की तरफ खुल जाता है। और अगर हम इस लेवल को होल्ड कर पाए 15,975 16,000 को, तो फिर ऊपरी स्तरों पर 16,150 16,225 की रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। वहां से फिर देखेंगे, रिव्यू करेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 34,925 35,025, ये वो 100 पॉइंट की रेंज है जो इमीडिएटली सपोर्ट है। यहाँ पर होल्ड किया तो ठीक, नहीं तो सीधा 34,400 से 34,550 की रेंज तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है। और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट है आपके लिए 34,400 से
35,400 से 35,550 के आसपास इसको पार करके टिके तो बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में भी बनती हुई दिखेगी। तो पूरी तरह से हमारे बाजार ग्लोबल संकेतों पर निर्भर है। एफआईज ने थोड़ा सा खरीदारी से हाथ रोका है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग की, लोकल फंड अपने हिसाब से खरीद रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कच्चा तेल, रुपया, डॉलर इंडेक्स, यूएस मार्केट, ढेर सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों की दशा दिशा तय कर रहे हैं और कल भी हम उन्हीं के दम पर ट्रेड करेंगे। खाली आप ये सारे लेवल्स ध्यान में रखें। तो ये थी कल के बाजार पर अनिल सिंघवी की रणनीति। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। और आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताएं कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनते दिख रहे हैं? गुड इवनिंग। सो देखिए, आज मार्केट में अगेन हायर साइड से सप्लाई देखने को मिला और जिस तरीके से आज ऑप्शन में हमने देखा कि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, वो ये दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ से और भी थोड़े नीचे के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव थे, 16,100, 16,200, 16,300 के स्ट्राइक पे। ये दिखाता है कि मार्केट में ये वीकली एक्सपायरी के चलते 16,200 के लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा टफ रहेगा। और जिस तरीके से अनवाइंडिंग हुई है 16,000 के कॉल में, पुट में, और 15,900 पे अनवाइंडिंग देखने को मिली, ये दिखाता है कि मार्केट थोड़े नीचे फिसलते हुए दिख सकते हैं। अब हमें लगता है यहाँ पे मार्केट में थोड़ा प्रेशर कल के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। उसी सेटअप को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे पुट बाय करने की सलाह देंगे। 16,000 के स्ट्राइक का पुट जो कि क्लोज हुआ है आज करीब 84 रुपीज के आसपास, ये बाय किया जा सकता है। इसमें 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है कि इस पुट के टारगेट आना चाहिए करीब 120 रुपए तक। तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर मार्केट में आते हुए दिख सकता है कल के सेशन में, और 16,000 के नीचे भी हम हो सकता है एक बार फिसलते हुए दिखे। तो ये थोड़ी सी बियरिशनेस को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे पुट बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हम यहाँ पे पीआई इंडस्ट्री को बाय करने की सलाह देंगे कल के सेशन में। आज काफी अच्छा मोमेंटम केमिकल स्पेस में भी आज भी देखने को मिला है, और जिस तरीके के सेटअप पीआई इंडस्ट्रीज के हैं, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए 2900 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2800 रुपए का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राजेश जी इस अहम सलाह के लिए। और अब एक बार फिर सिद्धार्थ जी का रुख करते हैं। सिद्धार्थ जी, इंट्राडे कॉल क्या होगी आपकी? पावर स्पेस से होगी इंट्राडे कॉल, और वो होगा टाटा पावर। टाटा पावर 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं। अभी का भाव 221 का, स्टॉप लॉस रखना है 214 का और टारगेट रखना है 234 का। बेहतरीन विकल्प टाटा पावर। तो बेहतरीन विकल्प टाटा पावर, टारगेट 234 का, स्टॉप लॉस 214 का। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी शो में जुड़ने के लिए और हमारे जो निवेशक हैं, जो तमाम दर्शक हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, उन्हें बेहतरीन सलाह देने के लिए। इसके साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बाजार आज और कल में आज इतना ही। आपका शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जी बिजनेस।